आज हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट हमने मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ट्स की बात करते हैं, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन का मतलब हमारे पास होता है जब कोई चीज़ चेंज ना हो रही हो। तो आपसे मेरा क्वेश्चन जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू विच लॉ ऑफ मोशन। हमने लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस लॉ ऑफ मोशन के साथ इक्विवेलेंट है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? फिर और ऑप्शन भी हमारे पास हैं, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, सेकंड एंड थर्ड बोथ, या ओनली थर्ड या ओनली सेकंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा दैट इज थर्ड लॉ ओनली, दिस वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो ताल्लुक है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जब हमने बात की थी थर्ड लॉ की तो मैंने कहा था कि जब एज अ होल सिस्टम लिया जाता है तो फिर सिस्टम के अंदर जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस पे रिएक्शन हो रहा है, दोनों शामिल है और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। जिसकी वजह से होगा क्या, जो नेट फोर्स होगी वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। और जब फोर्स की वैल्यू जीरो तो हमारा मोमेंटम चेंज नहीं होता, बिकॉज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ इसका ताल्लुक इस वजह से है क्योंकि थर्ड लॉ के मुताबिक जो एक्शन है और रिएक्शन, उन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। और जब नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो तो इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल मोमेंटम का जो चेंज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। और ये जो मोमेंटम का चेंज ज़ीरो के इक्वल आ रहा है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। सेकंड लॉ ये बात नहीं करता। सेकंड लॉ तो ये कहता है कि जब फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी एक्सेलेरेट करेगी, और अगर बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है तो दैट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बिकॉज एक्सेलेरेशन मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग मोमेंटम इज ऑल्सो चेंजिंग। तो स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? मैंने यहाँ पर एक चीज ब्लैंक छोड़ दी, इफ डैश देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ऊपर हमने देखा कि अगर फोर्स ना लगे तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास आएगी वो ये आएगी कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, then its total linear momentum will remain conserved। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट जानते हो कि जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती तो हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम इस सिस्टम को कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो मोमेंटम कंजर्व होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होगा। ये हम आगे जाकर जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आइसोलेटेड इंसुलेटेड इनकी बात करेंगे भी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइसोलेटेड उसे कहेंगे जिस पे क्या होता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। और जो फोर्स अप्लाई नहीं होगी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब हमारे पास जो मैथमेटिकल कंडीशन इसकी एक्सप्लेन होती हैं वो किस तरह से होती हैं। देखें, जब आपने ये कह दिया कि अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो क्या होगा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो फिर हमारे पास एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। अब एक्सेलेरेशन की वेलोसिटी जीरो का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। आपस में चाहे जो मर्जी फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है दैट मीन्स वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो जीरो के इक्वल आएगा, और मोमेंटम डिपेंड ही वेलोसिटी पे करता है। तो वेलोसिटी का चेंज अगर ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। और मोमेंटम के चेंज के ज़ीरो होने के क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा। क्या हम ये बात कर सकते हैं कि अगर एक सिस्टम के अंदर इम्पल्स ज़ीरो हो तो तब उसका मोमेंटम कंजर्व होता है? आंसर होगा यस, बिकॉज
change in momentum is called impulse. तो if change in momentum is equal to 0, that means impulse is also equal to 0. और जो बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पा रहे, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये बात की थी कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर 0 के इक्वल आएगा तो इम्पल्स की वैल्यू भी वो 0 के इक्वल आएगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, मतलब हम सब ये स्टेटमेंट्स जानते हैं, हम ये सब कंडीशंस जानते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। अब डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से चंद एक केसेस मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के आइडिया होता है कि इस पर कौन सी कंडीशन ने अप्लाई होना है। सबसे जो बेसिक कंडीशन हमारी बुक में डिस्कस होती है वो ये होती है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 दूसरे का मैस m2, एक की वेलोसिटी v1 दूसरे की वेलोसिटी v2 और v1 v2 से ग्रेटर है। अब v1 v2 से ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि v1 v2 को अप्रोच करेगा और अप्रोच करके एक पॉइंट पे दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी। अब जो कोलाइड करेंगी तो m1 अगर अप्लाई करेगा एक्शन तो m2 अप्लाई करेगा रिएक्शन। अब हम इसको एज अ होल एक सिस्टम की तरह अगर कंसिडर करें कि ये दो बॉडीज हमारे पास एक सिस्टम है जो मूव कर रही हैं बॉडीज, और ये मिलाकर एक सिस्टम हमने बना लिया, तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितनी आएगी? इस सिस्टम के ऊपर हमारी नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो हम इसको ये नहीं कह सकते ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ में तो फोर्स का जिक्र ही नहीं है कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, बॉडी स्टेट को मेंटेन करेगी। लेकिन यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इक्विवेलेंट है। थर्ड लॉ जरूर है कि फोर्स अप्लाई होने के बाद नेट फोर्स 0 हो गई है। अब होगा क्या आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन हम ये कहेंगे कि हमारे पास उनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा। अब ये जो वेलोसिटीज में चेंज है ये विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन दोनों हो सकता है। इस केस में हमने ये देखा कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। एक को हमने नाम दे दिया v1 डैश और दूसरे को नाम दिया v2 डैश। अब अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कि जितना मोमेंटम हमारा कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम हमारा कोलिजन के बाद होगा। अगर तो एक बॉडी हो तो हम सिंपल लिख देंगे m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश। अब दो बॉडीज हैं, एक 1 है और एक 2 है, तो इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाएगा? हम इसको इक्वेशन को यूं लिखेंगे, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 v1 प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम m2 v2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आएगा? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज क्या आया? वेलोसिटी प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम m2 v2 डैश। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या मैंने जो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी है क्या इसके साइंस करेक्ट है? मतलब पॉजिटिव जो मैंने लिखा हुआ है जहां पर वो सही लिखा हुआ है या कहीं गलती है? जो मैंने ये साइंस लगाए हुए हैं क्या ये साइंस करेक्ट है सारे या कहीं गलती है? कहाँ गलती आएगी? अगर आपको लग रहा है गलती है तो कहाँ गलती है? कौन सा साइन इसमें गलत लगा हुआ? कहाँ आपको लगता है कि नेगेटिव आना चाहिए था? अब यहां पर एक चीज का आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या साइंस करेक्ट हैं या साइंस इनकरेक्ट हैं। ये जो साइन है ना पॉजिटिव या साइन जो नेगेटिव हैं ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से। अगर मैं यहाँ पर चार एक्सिस की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, चार मैंने इसलिए बोल रहे क्योंकि दो पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव है। तो जब आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो नेगेटिव एक्स में तब आपका जो साइन आएगा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आपका साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो नेगेटिव आई की डायरेक्शन में तब साइन नेगेटिव आएगा। अब जरा डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि जो v1 है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो सारे के साइन पॉजिटिव है। तो आफ्टर कोलिजन साइन नेगेटिव तब होगा जब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी पहले के, या अगर पहले वो पॉजिटिव एक्स आ रहा है तो फिर नेगेटिव एक्स हो जाए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे नीचे जो साइंस हैं वो करेक्ट हैं कि यहाँ पर भी पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो कोई गलती इसमें नहीं है। अब आ जाओ सेकंड की तरफ। अब केस है सेकंड हेड ऑन कोलिजन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है
हेड ऑन कोलिजन का मतलब नाम से जाहिर होता है कि आपस में आकर उनके सर टकराएं, और तो दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, उनके एंगल 180 डिग्री बन रहा है। अब जब हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो आप जरा गौर से देखें इन वेलोसिटीज को। ये v1 वेलोसिटी जो है और v2 वेलोसिटी, अब इनकी डायरेक्शन क्या सेम है? नो। v1 टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, साइन पॉजिटिव आएगा। v2 टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, साइन नेगेटिव आएगा। अब यहां पर आप कहोगे कि v1 पॉजिटिव है, v2 नेगेटिव है, तो जब हम कहेंगे कि व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, हम क्या लिखेंगे? हम m1 v1 के साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे, लेकिन जो m2 v2 होगा उसके साथ क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन। ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होता है? अब सब लोग जानते हैं कि कोलाइड करने के बाद ये जो बॉडीज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, लाइक दिस, कि अगर m2 m1 से टकराया तो m2 रिवर्स हो गया, m1 भी रिवर्स हो गया। अब अगर m2 रिवर्स हुआ, अगर मैं कह रहा हूं, ये लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ या नहीं हुआ, अगर रिवर्स हुआ तो मुझे बताएं क्या v2 डैश अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब v2 डैश क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले वो लेफ्ट की तरफ आ रहा था तो नेगेटिव है, अब वो राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है। इसी तरह से v1 डैश को देखें, पहले v1 राइट, m1 राइट की तरफ आ रहा था, कोलाइड करने के बाद लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो v1 डैश के साथ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अब इक्वेशन को अगर लिखें कि आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास ये हो जाएगा -m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। जब आप ये काम कर लेंगे कि इक्वेशन को लिख लेंगे अपने डाटा के मुताबिक, आपका क्वेश्चन 75% सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद तो बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और जो चीज़ अननोन है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। एक और केस की तरफ आते हैं, और इस केस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद आपस में वो बॉडीज स्टिक हो जाए, कंबाइन हो, जुड़ जाए, तो फिर क्या होगा? तो थर्ड केस ये है कि एक बॉडी का मास m1, वेलोसिटी v1, दूसरे का मास m2, वेलोसिटी v2, मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब v1 v2 दोनों पॉजिटिव हैं, v1 v2 से ग्रेटर है। जब कोलिजन हुई तो क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव अलोंग। दोनों बॉडीज आपस में जुड़ गई और जुड़ने के बाद इकट्ठी मूव कर रही हैं। अब दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, मूव राइट की तरफ कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी कंबाइन वेलोसिटी है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। अब जरा मुझे बताएं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अगर मुझे कोई वेरिएबल इनमें से फाइंड करना है तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी जिसके थ्रू मैं कोई वेरिएबल फाइंड कर सकता हूं? और ये सब इक्वेशन जो है ये हमारे क्वेश्चन की बेस पे होती हैं कि बॉडी स्टिक हो गई हैं, कोलाइड करने के बाद एक बॉडी रेस्ट पर आ गई है, या कोलाइड करने से पहले एक बॉडी रेस्ट पे थी, एक मूव कर रही थी। आपने बस वैल्यूज को लिखना होता है। क्या बनेगी इक्वेशन? एक बच्चे लिखा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, और ये भी ख्याल रखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडीज जो आपस में कोलाइड कर रही हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फिर एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा। अब इस इक्वेशन यूं बनेगी, बिफोर कोलिजन दोनों राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, m1v1 प्लस m2v2। और कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई है। अगर वेलोसिटी कॉमन हो गई है तो फिर v1 डैश v2 डैश नहीं, बल्कि v1 डैश की जगह भी v1 यूज होगा और v2 डैश की जगह भी v यूज होगा, दोनों की जगह v आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आपने ये v को कैलकुलेट करना है कि ये v की वैल्यू क्या है। तो v को कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा कि राइट साइड के ऊपर आपको v कॉमन लेना है। तो राइट साइड पे v कॉमन लिया तो ये आ गया m1 प्लस m2 इंटू v, और लेफ्ट साइड पर क्या आ गया? m1 v1 प्लस m2 v2। m1 प्लस m2 को लेफ्ट पर जाकर क्या कर दें? डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये इसका फार्मूला आ गया जिसके थ्रू कॉमन वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं।
तो आइडिया हुआ कि किस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनती है कि जब हमने मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लेना होता है तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, कौन सा कब साइन पॉजिटिव आएगा और कब साइन नेगेटिव आएगा। क्लियर। और अगर बॉडी स्टिक कर जाएंगी तो स्टिक करने का मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो फिर v1 डैश और v2 डैश यूज नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह जो वेलोसिटी उनकी कॉमन है, जो सिंबल आप यूज करना चाहो आप उसको लिखोगे और फिर डाटा के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल है, दो बॉडीज आपस में कोलाइड हुई और कोलाइड करने के बाद एक की वेलोसिटी v1 डैश और दूसरी की वेलोसिटी v2 डैश, तो जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले वो होगा फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद तो दोबारा से मोमेंटम ऐड कर दें तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैंने लिखा हुआ, कोई स्पेसिफिक डाउट है आपके माइंड में तो उसको हाईलाइट करें, मैं उसको एड्रेस करूंगा। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन की, कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इनकी एप्लीकेशंस क्या है। सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉइलिंग ऑफ गन है। जो गन का रिकॉइल होता है, रिकॉइल का मतलब का ये होता है कि हमारे पास जब बुलेट को फायर किया जाता है तो गन बैकवर्ड मूव करती है। जब बुलेट को हम फायर करते हैं तो जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है, जो गन का बैकवर्ड मूव करना है ये रिकॉइलिंग ऑफ गन है। अब अगर हमने बुलेट को फायर किया और जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको मैं मार्क कर देता हूँ कि फर्स्ट करो बुलेट की वेलोसिटी वी बी है और बुलेट का मैस जो है वो एम बी है, गन का जो मैस है लेट से वो एम जी है, तो गन जिस स्पीड से रिकॉइल हुई बैकवर्ड हुई वो वी जी है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, कि जो रिकॉइल हुई है गन की उसकी वेलोसिटी क्या है। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या बुलेट को फायर करते हुए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, कि जब हमने बुलेट को फायर किया तो इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। आपका आंसर होगा नो। अगर आंसर नो है तो इसका मतलब जितना मोमेंटम हमारे पास बिफोर फायरिंग होगा, जैसे हम ऊपर कोलिजन की बात कर रहे हैं या फायरिंग की बात करेंगे, उतना ही मोमेंटम आफ्टर फायरिंग होगा उस पूरे सिस्टम का। अब मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या है, जब आपने बुलेट को फायर ही नहीं किया तो कॉइल भी तो रिकॉइल नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ बुलेट भी जीरो और मोमेंटम ऑफ गन भी जीरो, मोमेंटम ऑफ बुलेट भी जीरो, मोमेंटम ऑफ गन भी जीरो। लेकिन जब आपने बुलेट को फायर किया तो बुलेट मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, और गन मूव कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहां पर आएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट एम बी वी बी माइनस एम जी वी जी। तो देखो डायरेक्शन जब ऑपोजिट है तो फिर एक के साथ साइन पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव। अब कई बच्चे अगर कहें कि यहाँ साइन नहीं लगाना नेगेटिव, फिर ना लगाएं, एंड में नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आप इस जगह पर नेगेटिव साइन लगाना भूल जाओगे ना तो होगा क्या, एंड में आपके फार्मूला में नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओगे फार्मूला में नेगेटिव नहीं आएगा, एक ही बात है। अब ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी लेफ्ट पर ले जाओ तो लेफ्ट पर जाकर क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो ये आ जाएगा एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी, ये फार्मूला बन गया। अब ये चार चीज़ें हैं, जो चीज़ अननोन है फाइंड कर लें। फर्स्ट करो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा एम बी वी बी मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ गन। तो ये एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन को कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, और ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि जब हम गन को फायर करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं किसी हैवी गन से, तो हमने पीछे शोल्डर को अटैच करना होता है। मतलब ये जो हमारा लास्ट एंड होगा ये वाला, इसके पीछे शोल्डर अटैच होता है इधर। क्यों हम शोल्डर क्यों क्यों रखते हैं, तो शोल्डर रखने से क्या होगा, गन बैकवर्ड क्यों मूव करती है, इरेक्शन की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने ये कहा कि दैट इज इक्वल टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब आपका एक्शन फॉरवर्ड है तो इरेक्शन कहाँ होगा, वो बैकवर्ड होगा, ताकि ओवरऑल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। हम क्यों बच्चे पीछे कंधे की सपोर्ट देते हैं, हम बेसिकली इस गन के पीछे जो कंधे की सपोर्ट दे रहे होते हैं वो रिकॉइल को कम करने के लिए दे रहे होते हैं।
क्योंकि जब आपकी गन आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी तो बेसिकली आपने ओवरऑल मैस को इंक्रीज कर दिया, आपने ओवरऑल मैस को इंक्रीज कर दिया। तो होता ही है कि वेलोसिटी ऑफ गन का ताल्लुक मैस ऑफ गन के साथ इन्वर्स है, वेलोसिटी ऑफ गन का ताल्लुक मैस ऑफ गन के साथ इन्वर्स है। अब इस मैस ऑफ गन के साथ जब आपकी बॉडी का मैस अटैच हो गया, मतलब आपने बॉडी अटैच कर दी, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम के अंदर बॉडी का मैस एड अप हो गया। तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर जो है ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और जो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो ये रीज़न है कि हम क्यों अपनी बॉडी को गन के साथ अटैच करते हैं, ताकि बैकवर्ड जो जर्क होता उस जर्क को रिड्यूस किया जाए। ओवरऑल ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जो फिजिक्स में इसकी रीज़न है वो ये कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे बैलून की एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक बैलून में एयर फिल्ड है और बैलून के माउथ को हमने टाइटली होल्ड किया हुआ है, अगर उसके माउथ को ओपन करें तो जब एयर हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगी तो जो बैलून होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रैंडमली या किसी एक पाथ में मूव कर रहा होगा। अब ये भी क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग है कि जब तक आपने उस बैलून के माउथ को ओपन नहीं किया था आपके पास इनिशियल मोमेंटम जीरो था। जैसे ही माउथ को ओपन किया तो आपका बैलून और आपकी जो एयर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोमेंटम बैलून का होगा उतना ही मोमेंटम हमारे पास एयर का होगा। तो यहाँ पर हम जब इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो बिफोर की कंडीशन है वो इक्वल है आफ्टर की, कि बिफोर ओपनिंग एंड आफ्टर ओपनिंग, तो इक्वेशन यहाँ बनाएं क्या होगा, बिफोर तो ज़ीरो है क्योंकि ना तो बैलून मूव कर रहा है ना एयर मूव कर रही है, और आफ्टर जो है बैलून और एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, अगर बैलून का मोमेंटम पॉजिटिव तो फिर एयर का जो मोमेंटम होगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, तो देखिएगा क्या होगा। अभी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो ये पॉजिटिव लेफ्ट पर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी। फर्स्ट करो आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ बैलून की वैल्यू, तो वेलोसिटी ऑफ बैलून आएगी माइनस एम ए वी ए ओवर एम बी। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन कम होने क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से। ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि वेलोसिटी ऑफ बैलून और वेलोसिटी ऑफ एयर दोनों की डायरेक्शन वो ऑपोजिट है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल को कम क्यों करना है, ताकि बच्चे हमारे पास बैकवर्ड जो जर्क हो वो कम हो। बैकवर्ड जर्क हम रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं। और इसकी एग्जांपल या और इस तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि दो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। अगर हम स्प्रिंग को रिलीज कर दें, स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, तो एक मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, एक मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो बॉडीज़ हमने अटैच की हुई हैं, अगर हम उनके मैस की वैल्यू या मैस की रेशो में दे देता हूँ कि जो मैस की रेशो है वो कितनी है, वो 2:3 है, तो ये बताएं कि इनकी वेलोसिटी की रेशो क्या आएगी। अगर मैस की रेशो 2:3 है तो इनकी वेलोसिटी की रेशो क्या आएगी। जी 2:3 आएगी या 3:2 आएगी, 2:3 या 3:2, 3:2 बिल्कुल। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब सॉल्व आप करोगे तो यहाँ आएगा कि जितना मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का है उतना ही मोमेंटम सेकंड बॉडी का, क्योंकि जब वो कंप्रेस है तो आपका इनिशियल मोमेंटम वो ज़ीरो के इक्वल है, और जब आपने उसको एक्सपेंड किया तो तब आपका जो मोमेंटम होगा वो m1v1 माइनस m2v2। नेगेटिव क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से, कि अगर 1 को पॉजिटिव ले लिया 2 को नेगेटिव ले लिया। अब हमें चाहिए v1 ओवर v2, तो v1 ओवर v2 इक्वल आएगा m2 ओवर m1 के। तो ये m2 ओवर m1 है और हमें क्या गिवन है, m1 ओवर m2, तो आंसर 3:2 के इक्वल आएगा। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन रॉकेट प्रोपल्शन की है। अगर आपके पास कभी एमसीक्यू आता है रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में कि रॉकेट प्रोपल्शन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कई दफ़ा आपकी ऑप्शंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लिखा होता,
तो दूसरी ऑप्शन क्या करेक्ट होगी? अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लिखा हुआ तो फिर कौन सा लॉ है जो रॉकेट प्रोपल्शन को एक्सप्लेन करता है? रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब जब रॉकेट में से गैसेज इजेक्ट होंगी, रॉकेट आपके पास प्रोपेल करेगा एयर में। बिल्कुल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और हम जानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इक्विवेलेंट है। ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हमने कल थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर एग्जांपल ली थी कि अगर आपके बोर्ड पे बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि बोर्ड मूव करे किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो क्या मैंने कहा था कि बोर्ड में से किसी लोड को अपने से अवे मूव करो, थ्रो करो। जब बोर्ड को अपने से अवे थ्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली बोर्ड मूव करेगी ना। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करती है, तो आंसर होगा यस। कि अगर आपने लोड बैकवर्ड फेंका, आपकी बोर्ड फॉरवर्ड मूव हुई, तो जितना मोमेंटम आपके पास बोर्ड का होगा उतना ही मोमेंटम आपके पास उस बॉडी का जो आपने उससे अवे थ्रो किया। तो जहां भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमारा अप्लाई होगा। फिर जब हम इस रॉकेट प्रोपल्शन वाले टॉपिक को बुक में डिस्कस करते हैं तो एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट का फार्मूला आता है, और वो फार्मूला होता है mv/m। अब इस फार्मूला के अंदर वेरिएबल्स का आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल M है ये मैस ऑफ रॉकेट है। जितना रॉकेट का मैस कम होता जाएगा उतनी रॉकेट की एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी। जब फ्यूल बर्न होता है तो रॉकेट का मैस रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे रॉकेट हाइट पकड़ता है एक्सेलेरेशन बढ़ती है। जो v है ये आपके पास स्पीड या वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस है जो कंबस्शन की वजह से रॉकेट में से एग्जॉस्ट हो रही होती हैं। ये बताएगा ये m क्या है, ये स्मॉल m क्या है? इस फार्मूला के अंदर ये स्मॉल m क्या है? ये मैस ऑफ हॉट गैसेस नहीं है, ये मैस ऑफ फ्यूल भी नहीं है। जो फ्यूल का मैस है, रॉकेट का मैस, इट ओवरऑल मैस कंसिडर होता है। ये मैं आप सेपरेट एक लेक्चर भी अपलोड करूंगा कि 80% जो रॉकेट का मैस है वो बेसिकली फ्यूल है। तो ये हम छोटा मैस m जो है ये मैस ऑफ फ्यूल नहीं कहते, ये बेसिकली मैस नहीं है, ये फ्लो रेट है। ये क्या है? ये फ्लो रेट है किनका? हॉट गैसेस का। फ्लो रेट का मतलब क्या है कि कितना मैस पर यूनिट टाइम बर्न हो रहा होता। मतलब इसका यूनिट हमसे अगर पूछा जाए इस स्मॉल m का, तो वो किलोग्राम नहीं होगा बल्कि वो किलोग्राम पर सेकंड होगा। किलोग्राम पर सेकंड होगा। लास्ट एप्लीकेशन एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जितने भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस होते हैं वहां पर भी आपका जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसकी एग्जांपल मैं अमूमन दिया करता हूँ कि किसी जगह पर अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि फलां जगह ब्लास्ट हुआ तो वहाँ एक खड्डा बन गया एक खास डेप्थ का। अब वो जो बेसिकली एक ट्रेंच बना, एक होल बना उस जगह पर, उसकी रीज़न क्या है? कि अगर एक्सप्लोजन इस जगह पर हुआ तो उस जगह पर वो जो आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीन में उस जगह पर एक ट्रेंच बन गया, उसकी रीज़न क्या है? या आप किसी जगह पर एक्सप्लोजन देखते हैं तो आसपास की जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं चीज़ों के हिट करने की वजह से, या फिर आपके साउंड वेव्स की वजह से जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। उसकी इसकी जो रीज़न है वो यही है कि जब आपका एक्सप्लोजन होता है तो जो चीज़ आपके पास एक्सप्लोड होती है वो आपकी हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। हर डायरेक्शन में, जब हर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो जितना मोमेंटम उसका फर्स्ट करो राइट डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम उसका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। जितना मोमेंटम उन बॉडीज का अपवर्ड होगा उतना मोमेंटम उनका डाउनवर्ड होगा, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जीरो है। बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या? जीरो, कोई चीज मूव नहीं कर रही। लेकिन जैसे एक्सप्लोजन हुआ, चीजें मूव करना स्टार्ट हुई, तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम बचे तभी जीरो होगा ना जब जितनी मोमेंटम से एक बॉडी राइट की तरफ मूव करेगी उतना ही मोमेंटम से बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करे ताकि कैंसल आउट हो। जिस मोमेंटम से बॉडी अगर मूव हुई फॉरवर्ड उससे बैकवर्ड, जिस मोमेंटम से मूव हुई अपवर्ड उससे डाउनवर्ड, तो ओवरऑल तमाम क्या हो जाएंगे? कैंसल। और मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो ये जो खड्डा यहाँ पर बना उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वो पार्टिकल्स हैं जो कहाँ मूव हुए? डाउनवर्ड। और जब वो डाउनवर्ड मूव हुए तो उस जगह पर आपका होल बन गया। तो इससे रिलेटेड भी पंजाब की बुक के अंदर
एक्सप्लोसिव फोर्सेस की एक एग्जांपल उन्होंने समझाई हुई है, मैं वो अपलोड कर दूंगा लेक्चर, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर हम किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। लेकिन मोस्टली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस हैं, जैसे गन बुलेट की एग्जांपल हमने ले ली, इवन रॉकेट प्रोपल्शन भी में भी तो एक्सप्लोजन है एक, जो गैसेस बर्न होती हैं कंबस्शन चैम्बर के अंदर, तो ओवरऑल मोमेंटम इन तमाम केसेस में वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट, अब आपका काम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब कंडीशंस मैंने ऊपर बताई हुई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हमारी यूज़ होती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, उनमें से देखें कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि आंसर क्या आएगा। एक ट्रक जिसका मैस 5000 किलोग्राम है, वो जाके कोलाइड करता है एक कार से जो रेस्ट पर है, और कार का मैस 1500 किलोग्राम है। कोलाइड करके ट्रक गाड़ी को अपने साथ ड्रैग करके घसीट के ले जाता है, तो बताएं उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब ये कौन सा केस बनता है? ये केस बनता है थर्ड, जहां पर कॉमन वेलोसिटी की बात हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि जितना मोमेंटम हमारे पास बिफोर है उतना मोमेंटम हमारे पास आफ्टर है। जितना मोमेंटम हमारे पास बिफोर होगा उतना मोमेंटम हमारे पास आफ्टर होगा। अब बिफोर की बात हम करें तो मैस ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मैस ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि वेलोसिटी कार की जीरो है। आफ्टर दोनों की वेलोसिटी कॉमन है, तो ट्रक के मैस के साथ भी वी और कार के साथ के मैस के साथ भी वी आ जाएगा। लेफ्ट पर आ गया एम वी, राइट पर आपके पास वी कॉमन है, तो ये आ जाएगा एम प्लस एम। तो हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? वी। इसको मैं वी डैश कह देता हूँ, जो कॉमन वेलोसिटी है जिसको कैलकुलेट करना है। तो वी डैश इक्वल आ जाएगा मोमेंटम ऑफ ट्रक ओवर सम ऑफ मैसेस। तो हमने सॉल्व करके जो फार्मूला है उसको देख लिया वो क्या आएगा। अब बारी है वैल्यूज को पुट करने की। अब वैल्यूज को पुट करें तो मैस ऑफ ट्रक 5000 है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या है उसको यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब यूनिट कन्वर्ट करना नहीं भूलना, क्योंकि बाकी सारे यूनिट जो हैं वो एसआई सिस्टम के अंदर हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे। अब कैसे कन्वर्ट करना होता है? 144 है, किलोमीटर होते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड कर दिया, ये वेलोसिटी आपकी कन्वर्ट हो गई। नीचे क्या है? नीचे सम ऑफ मैसेज है, तो सम ऑफ मैसेज का मतलब होगा 5000 प्लस 1500। क्लियर हो गया कि क्या करना है और कहां पर गलती हम कर रहे हैं? अगर हमारे आंसर गलत आ रहा है, हम यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर रहे। अब जो 144 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 40 आता है। कैसे? ये दो जीरो आपके पास कैंसिल हो गए, ये 144 और 36 ये आपके पास सॉल्व हो सकते हैं। 144 और 36 ये सॉल्व हो सकते हैं किससे? 4 से। अब 4 इंटू 9 करोगे 36, 4 इंटू 3 12, और साथ आपके पास क्या रिमाइंडर है? अगर 12 आपका रिमाइंडर क्या है? 24 बन गया, तो 4 इंटू 6 तो 9/36, और 9 इंटू 4 क्या होता है? 36, तो 4 इंटू 10 ये 40 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 6500। अब ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 50 मल्टीप्लाइड बाय 40, जैसे 5 4 से करो 20 आता है, सात दो जीरो और 2000 डिवाइड बाय 65। अभी तक कोई कैलकुलेटर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे काम है वो आप इसको 5 से सॉल्व कर सकते हो कि 5 इंटू 5 115 है, तो ये 13 आ जाएगा। 5 इंटू 4 20, ये 400 आ जाएगा। अब 400 को आपने 13 से सॉल्व करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने, मैंने गलती की कहीं पर 5 इंटू 420 नहीं, ठीक है, 400 को आपने 13 से सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो फाइंड हो जाएगा। बताएं क्या आंसर आएगा इसमें?
जी 2000 को डिवाइड आपने करना है 65 से। मैंने डिवाइड जब कर दिया तो फिर आपके पास क्या आ गया 400/13। अब यहाँ पर आप चाहो तो अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो अगर आपने टाइम बचाना है। अगर आपने टाइम नहीं बचाना फिर आप लोग इसको सॉल्व यूँ करें कि ऊपर 400 है, ये 13 है, तो 13 × 3 39। आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 10 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? वो 10 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? बल्कि इसको 30 करेंगे तो आपके पास 390। अब रिमाइंडर 10 आ गया, पॉइंट लें, ये 0 आ जाएगा। तो 30 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करो 13 को, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आएगा? 91। तो आपके पास आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 30.7 और यूनिट इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो नॉट 3.7, 30.7 इसका आंसर आएगा। क्लियर? थर्टी क्यों बच्चे? क्योंकि 13 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 आएगा। तो आपके पास रिमाइंडर फिर क्या आएगा? 10, फिर डेसिमल लेंगे और फिर आपके पास वो बन जाएगा 100 और फिर सॉल्व होगा। लास्ट कंसोलिडेशन क्वेश्चन, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। अ वैगन वेइंग 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड। A mass of 250 kilogram is dropped on it. The velocity with which it moves now is। एक वैगन है जिसका मैस हमें गिवन है 1000 किलोग्राम, मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। A mass of 250 किलोग्राम is dropped in it। उसमें 250 किलोग्राम का मैस ऐड कर दिया। तो अब बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन है रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको देखें क्वेश्चन को और सॉल्व देखें कैसे करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास एक वैगन है जिसका मैस 1000 किलोग्राम है, मूव करिए वेलोसिटी 50 से। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को इक्वल करता हूँ फाइनल मोमेंटम के, तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास बनेगा मैस और उसकी वेलोसिटी। उसके बाद क्या हुआ? उससे मजीद मैस ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो मैस है वो एम डैश हो गया और मैस चेंज होने से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। मैस पहले 1000 है और वेलोसिटी पहले कितनी है? 50। और मैस बाद में कितना है? 1000 में 250 ऐड होगा क्योंकि जो वैन है उसका मैस तो वही है, उसके अंदर एक्स्ट्रा मैस ऐड हुआ। तो फर्स्ट करें, हम कहते हैं जी हमारे पास ये एक वैन है, ठीक है। अब ये वैन मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में। क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ? उस पर लोड गिर गया। अब जब लोड गिरा उसके ऊपर तो उसका अपना मैस तो वही है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मैस ऐड हो गया। जब उसमें एक्स्ट्रा में ऐड हुआ तो वो 1250 में ऐड होगा। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ 250 को ले लेते हैं। फाइंड क्या करनी है? बी डैश की वैल्यू। तो अब आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपके पास 5 और ये कितने जीरो हैं? 3 और ये 4, 1 2 3 4। राइट साइड पे ये 1250 और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? वी डैश। ये जीरो कैंसिल कर दो, 125 को डिवाइड कर दो, तो 5000 डिवाइड बाय 125 आपका आंसर। और आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि मैंने इस 50 को कन्वर्ट नहीं किया। अगर 50 को कन्वर्ट नहीं किया तो मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। अब 5125 से सॉल्व हो सकता है? 5125 से सॉल्व हो सकता है क्योंकि 125 इंटू 8 आपका 1000 होता है। 125 इंटू 8 1000 होता है। तो 125 का मतलब है ये 5000 से सॉल्व हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो 5 के साथ करो। जैसे ऊपर 5 के साथ सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1000 आएगा। नीचे 5 के साथ सॉल्व करो तो 5 इंटू 2 10, बाकी 25, ये 25 आ जाएगा। अब 1000 डिवाइड बाय 25 हर एक को आता है सॉल्व करना। 1000 डिवाइड बाय 25 क्या होगा? 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। अब आपका अगर दिल है इसको कन्वर्ट करने का तो कर लें, अदरवाइज ऑप्शन को देख लें। अगर किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो यही आपका राइट आंसर है।